Hello everyone, welcome to BPDR CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया CUET। माई सेल्फ रोशनी गौतम और हम कर रहे हैं MCQs टॉपिक वाइज, जहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। एंड आज का टॉपिक होने वाला है बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट MCQs। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पर हम MCQs के जरिए सारे टॉपिक्स को समझेंगे। डिटेल में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस के कंपैरेटिव स्टडी देखते हुए हम इसको समझेंगे। और इससे पहले सारे लेक्चर आपने देखना है, आपकी पूरी अच्छी तरह से इकोनॉमी की क्लियरिटी हो जाएगी। कोई भी डाउट है आपको क्लियर हो जाएगा। यहीं पर मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आप PYQs को भी वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ताकि आपका एग्जामिनर का पैटर्न समझ आए। राइट, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के MCQs को कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को रीड करना है, कंसेप्ट ट्राई करना है कि आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो मैं आपको समझाऊंगी। राइट, चलो देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मेड बिटवीन, इसके बीच में होता है ट्रांजेक्शन, तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ऑप्शंस है कंज्यूमर, बिजनेस, गवर्नमेंट इन वन कंट्री विथ अदर एंड ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब हम इसके पहले कंसेप्ट को समझते हैं, ये क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो ये रिकॉर्ड करता है ऑल इकोनॉमी ट्रांजेक्शन, और ये सिस्टमेटिकली होती है, स्टेप बाय स्टेप होता है, प्रॉपर होता है। राइट, तो ऑल इकोनॉमी ट्रांजेक्शन विथ बिटवीन द रेजिडेंट बात करें तो इंडिया विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बोले स्टूडेंट तो ये ग्लोबलाइजेशन को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। कौन? BOP कर रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जितनी भी ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंट्री हो रही हैं, मींस इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। राइट, ये है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक साल में जो भी चीज ट्रांजेक्शन है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम इंक्लूड करते हैं। ये क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आप बोलेंगे ना कि क्या करेंगे मैम, ये भी बताओ। तो हम एक्सचेंज करेंगे गुड्स का, सर्विसेज का, इनकम का एंड फाइनेंशियल एसेट्स का, ये सब BOP में आएगा। BOP हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में इकोनॉमिक इंटरेक्शन अ कंट्री विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब देखो स्टूडेंट, अपने आप में रह के कुछ नहीं होता है, हमें और भी लोगों से बात करनी होती है। उसी प्रकार से सिर्फ आप अपनी कंट्री में सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, तो आपको पूरी कंट्री से क्या होगा, ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, एक्सचेंज करना होगा। और उस टर्म को इकोनॉमी टर्म में हम इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स, राइट, ये है। अभी और भी डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम आंसर की बात करें तो ये कंज्यूमर के बीच में, बिजनेसमैन मींस प्रोड्यूसर के बीच में एंड गवर्नमेंट के बीच में जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो रहा है, यस, इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड द कंपोनेंट। अब बात करेंगे कंपोनेंट से, जो कि बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यूनिलैटरल पेमेंट अकाउंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट, रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल अकाउंट, फॉरेक्स अकाउंट, ट्रेड अकाउंट, फंड अकाउंट। मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव आंसर। ओके, तो चलो एक बार हम कंपोनेंट्स को पढ़ लेते हैं। BOP के कंपोनेंट्स 2 होते हैं। टाइप ऑफ BOP मींस एक करंट अकाउंट होता है। फर्स्टली क्या होता है, करंट अकाउंट, एंड दूसरा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। राइट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया BOP ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो आप बोलोगे मैम सारे ट्रांजेक्शन कौन कौन से, ये भी तो बताओ। यस स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ। करंट अकाउंट में क्या होता है, गुड्स को हम विजिबल आइटम, टेंजिबल आइटम बोलते हैं। सर्विसेज को हम इनविजिबल आइटम बोलते हैं।
इसके साथ साथ हमारी जितनी भी यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होती है, यूनिलेटरल मीन्स वन साइडेड होता है, जिसके बदले में आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है, आपको गिव एंड टेक नहीं होगा, वन साइडेड जब होती हैं ट्रांजेक्शन तो यूनिलेटरल बोलते हैं, जैसे रेमिटेंस हो गया, फॉरेन एड्स हो गए, ये सारे। ओके, अब कभी भी सरप्लस मतलब हमारा बीओपी ऑलवेज सरप्लस होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे और इंपोर्ट हम करेंगे सरप्लस। इट मीन्स हमारे पास रिसिट्स ज़्यादा आ रही हैं और हम पेमेंट कम कर रहे हैं, और वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आपके पास पैसा आएगा तो अच्छा होता है ना। उसी प्रकार से, उसी टाइप से एक इकोनॉमी के लिए भी सरप्लस बीओपी होना चाहिए, सरप्लस करंट अकाउंट होना चाहिए। मीन्स एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, और वो सारे जब गुड्स की करेंगे, सर्विसेज की करेंगे यूनिलेटरल, तो हमारा वो आ जाएगा करंट अकाउंट में। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट में देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? ये लॉन्ग रन एंड शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन ये एसेट इन नेचर होता है, राइट। ये एसेट होता है, जैसे कि एफडीआई। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एट द सेम टाइम एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, ये क्या होता है? जैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बट ये शॉर्ट टर्म में होता है, पोर्टफोलियो, राइट, ये है। फिर बोरोइंग भी इंक्लूड होता है किसमें? कैपिटल अकाउंट में। इसको और भी डिटेल से समझते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, राइट। ये देखो, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। करंट अकाउंट, ओके, इसको देखो स्टूडेंट, अच्छे से देखना। करंट अकाउंट द करंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम को चेंज में बताता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं गुड्स, एट द सेम टाइम सर्विसेज को भी करते हैं। ये हमारे कैपिटल स्टॉक में चेंज हो जाता है। क्या? कैपिटल अकाउंट। ओके, जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोरोइंग करते हैं, चेंज इन फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, ये सारे, ये क्या बताता है? कैपिटल अकाउंट, राइट। ये फ्लो कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट करेंगे, फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि करंट अकाउंट मेजर किया जाता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एट द सेम टाइम कैपिटल अकाउंट जो है वो स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को मेजर करता है। क्या करता है? स्पेसिफिक, तो ये स्टॉक है। और ऐसे कंसेप्ट ये स्टेटमेंट वाइज में बहुत पूछे, अगर आप पीवाईक्यूज देख रहे हो तो आप देखोगे कि फ्लो कंसेप्ट, क्या ये फ्लो कंसेप्ट है? मनी सप्लाई फ्लो कंसेप्ट है या स्टॉक कंसेप्ट है? ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत पूछे। अब चलो कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास कंपोनेंट्स है विजिबल ट्रेड, जो कि हमारा गुड्स होता है। ये कौन से हैं? ये करंट अकाउंट है। इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये सारे करंट अकाउंट में होता है। ऑल राइट। बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये आते हैं कैपिटल अकाउंट में होते हैं। ओके, चलो ओके, तो यहाँ पर अब आंसर हम देख लेते हैं, क्या आंसर होगा। तो मोर देन वन ऑफ द अबव जो है आएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसमें करंट, कैपिटल, फाइनेंशियल, ये सब क्या होता है? इंक्लूड होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट जो कि ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट बोला जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ एन इकोनॉमी रिलेटेड टू। अब यहाँ पर याद करेंगे, 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो जब बीओपी होता है, क्या वो 2 सेक्टर में आएगा, क्या वो 3 सेक्टर में आएगा, या 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? तो याद करें, हमने क्या पढ़ा था? वाई। ओके, हमने क्या पढ़ा था? इसको देखो जल्दी से। वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, एक्स माइनस एम। तो x माइनस एम क्या डिनोट करता है मैम? नेट एक्सपोर्ट डिनोट करता है। ऑल राइट, वेरी गुड। और ये क्या होता है? ये एक्सटर्नल इकोनॉमी। अगर हम x माइनस एम को एक्सक्लूड कर देते हैं तो ये होता है क्लोज इकोनॉमी। जब हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, मीन्स सॉरी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? ओपन इकोनॉमी। ओके, तो x माइनस एम को इंक्लूड करते हैं तो ओपन इकोनॉमी, जब इसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो क्लोज इकोनॉमी। तो x माइनस एम आपको क्या डिनोट कर रहा है? ये होता है 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, और इसको ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, ना ही गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं, ना ही प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल सेक्टर। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सेक्टर। ऑल राइट स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, इंपोर्ट ऑफ गुड्स गुड्स रेफर टू। अब हम गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, वो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट बैलेंस होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, या बैलेंस ऑफ ट्रेड होती है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, बट यहाँ पर दो कंसेप्ट हम समझते हैं। वन इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट इज BOP एंड वन एंड अनदर टर्म इज अ BOT दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट। अब BOP क्या बताता है, ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड ऑल इकोनॉमी ट्रांजेक्शन विच आर इन टर्म्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल ट्रांसफर, राइट। एंड BOT क्या बताता है, रिलेटेड टू ओनली गुड्स। प्लीज इसको नोट करेंगे, BOT में सिर्फ विजिबल आइटम इंक्लूड होता है, नॉट ऑल आइटम। एट द सेम टाइम BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑल इकोनॉमी ट्रांजेक्शन इन द टर्म ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल सब इंक्लूड है, राइट। ये है। अगर BOP की बात करें तो ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव होता है, मोर कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि ये करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों को इंक्लूड करता है। BOT एट द सेम टाइम लेस कंप्लीट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ करंट अकाउंट के सिर्फ विजिबल आइटम को इंक्लूड करता है। इसका फॉर्मूला कैसे होता है, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस में जो होता है वो BOP में होता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को इंक्लूड करते हैं सिर्फ BOT में, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। समझ आ रहा है स्टूडेंट? वेरी गुड। चलो अब हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं सारे ऑप्शंस को आपको बताना चाहूँ तो देखो क्या क्या ऑप्शन। करंट अकाउंट मीन्स यहाँ पर गुड्स सर्विसेज यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गया। ओके, वही करंट अकाउंट बैलेंस मतलब होता है एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज। वही डेफिसिट में क्या होता है, एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट होता है। और ये आंसर क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहां पर सिर्फ हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ क्या देखते हैं मैम, देखते हैं सिर्फ गुड्स। अभी तो आपने बताया है, ओके बिल्कुल ही आपको समझ आ गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लो। ओके चलो देखो क्या है, इम्प्रूवमेंट। बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में बी इफेक्टेड थ्रू। फर्स्टली हम समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या होता है। जब इकोनॉमी में मींस जब हम इकोनॉमी ट्रांजैक्शन करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारी कंट्री में अगर एक्सपोर्ट लेस हो इंपोर्ट से, इंपोर्ट ग्रेटर देन हो एक्सपोर्ट से, तो उसको डेफिसिट बोलते हैं। BOP में डेफिसिट हो गया मीन्स कमी आ गई, राइट। अब इसको इम्प्रूव करना है। मान लो आप पॉलिसी मेकर हो, आपको इम्प्रूव करना है, आपको बोला कि आप क्या करोगे इसके लिए, ऑप्शंस हैं, क्या इंपोर्ट कंट्रोल कर दोगे? यस बिल्कुल ही इंपोर्ट कंट्रोल करेंगे ताकि जो हमारे रिजर्व्स हैं वो बाहर ना जाए। ओके ये है, तो हम इंपोर्ट कंट्रोल कर देंगे क्योंकि हमें एक्सपोर्ट इंक्रीज करना है। ओके आफ्टर ऑल आप यहाँ पर ये देखना कि एक्सपोर्ट हमें इंक्रीज करना है और इंपोर्ट को कम करना है, तभी आप BOP में जो डेफिसिट है उसको इम्प्रूव कर पाओगे, राइट। ये होता है। और फिर क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, बिल्कुल मोर एंड मोर एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे, ये भी है। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल कर देंगे, बिल्कुल ही करेंगे। एंड डीवैल्यूएशन करेंगे। डीवैल्यूएशन में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर समझते हैं डीवैल्यूएशन होता क्या है। $1 इज इक्वल टू अगर 50 रुपीज़ हो जाता है, तो $1 अगर 60 रुपीज़ होता है, तो इन टर्म ऑफ रुपीज़, इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इन टर्म ऑफ डॉलर, डोमेस्टिक करेंसी डीवैल्यूएट हो गई। मीन्स वैल्यू ऑफ करेंसी जो है वो कम हो गई, मीन्स परचेजिंग पावर कम हो गया। अब बोलोगे मैम हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई, इससे क्या अच्छा? तो मैं यहाँ पर बताऊंगी स्टूडेंट। अब क्या होता है, RBI करता है जब भी इंप्रूव करना होता है तो डीवैल्यूएट कर देते हैं ताकि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए, है ना, एक्सपोर्ट इंक्रीज। लेकिन कुछ लिमिट तक करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी रुपीस बहुत ज़्यादा वैल्यू कम हो जाए। तो RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करते हैं, डीवैल्यूएट कर देते हैं करेंसी को, डोमेस्टिक करेंसी।
ताकि हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट इंक्रीज। तो ऑलवेज रिमेंबर डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। कैसे एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है ये बताओ। अब इन टर्म ऑफ रुपीज अगर कोई भी परचेज करेगा तो उनको कम पैसा देना पड़ेगा इन टर्म ऑफ, मतलब 60 रुपीज़ की कोई भी गुड्स आ जाएगी और उसको पे करना पड़ेगा ओनली $1। वो ज़्यादा बाय करेगा ना, प्राइस कम हो गई है, उसको लेस देना पड़ रहा है डॉलर। तो इन टर्म में देखना है स्टूडेंट, इन टर्म मीन्स कंपैरेटिव या रिलेटिव टर्म्स में देखना है, राइट। तो डी एवेल्युएशन से ऑलवेज एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, ये नोट करेंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। तो ऑल ऑफ द अबव है इम्प्रूवमेंट। अगर ये सारे स्टेप लेते हैं तो हम जो बीओपी में डेफिसिट होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। ये होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द करेक्ट कोड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट और इनकरेक्ट आपको बताना है। द स्टेटमेंट रिलेटेड टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन करेंट एंड कैपिटल बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप करेक्ट स्टेटमेंट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओगे, ओके। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन ओनली। The current account include all transaction which give rise to or use up national income। ये होता है। तो करंट अकाउंट में इंक्लूड होती हैं ट्रांजेक्शन जो कि हमारे नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं, ओके। और ये करंट इन नेचर होता है, रिकरिंग इन नेचर होता है। वही हम कैपिटल देखें तो ये लॉन्ग टर्म नहीं होता। ऐसे में आपको स्टूडेंट एक बात बताऊं, यहाँ पर जब भी आपको ओनली दिखेगा ना तो उसको यहाँ पर स्टेटमेंट को गलत कर देना। ये बहुत एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। ओनली वर्ड हमेशा जो है वो नेगेटिव, मतलब कि उसको एक्सक्लूड कर देना। अब रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ ये गलत क्यों है। क्योंकि सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ना कि एफडीआई के साथ मैम एफपीआई भी आता है। तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैसे आएगा, शॉर्ट टर्म भी आएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल यही बात है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट, क्योंकि एफडीआई के साथ साथ एफपीआई भी आता है, दैट इज शॉर्ट टर्म इन नेचर। तो ओनली कैसे बोल सकते हो, एंड बिल्कुल करेंट अकाउंट नेशनल इनकम के इंक्रीज डिक्रीज में हेल्प करता है, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप करोगे तो ज़्यादा आपकी मेंटल जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। देखो इस क्वेश्चन को करो। When the real exchange rate is 1, the country has said to be a purchasing power parity। अब देखिए रियल हमने जीडीपी पर लिया है ना, रियल हमने इंटरेस्ट रेट पर लिया और रियल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो रियल क्या बताता है, वो एक्सक्लूडेड होता है क्या, इन्फ्लेशन, है ना। इसमें हम प्राइस को क्या करते हैं, कांस्टेंट। तो ये रियल जो होता है, अगर एक्सचेंज रेट की बात करें तो ये परचेजिंग पावर आपको बताता है कि कितने मनी में आप कितनी परचेजिंग कर रहे हैं। ये रियल टर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन से एक्सक्लूडेड होता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। मान लो कि ऐसा आ जाता है, जब रियल जीडीपी आ जाता है, रियल इंटरेस्ट रेट आ सकता है, तो रियल एक्सचेंज रेट भी तो आ सकता है। तो ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ओके। इन कंसेप्ट को भी पढ़ो। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होगा, जहां पर प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन द टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसमें प्राइजेस, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, ऑलवेज ध्यान रखेंगे, ओके। इसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है, इसमें प्राइसेस चेंजेस देखने को हमें मिलता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड, एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो क्या वो ट्रेड डेफिसिट होगा, नहीं। ट्रेड डेफिसिट कैसे होगा, ट्रेड सरप्लस होगा, ओके। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड कंट्री ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट एंड डी स्टेटमेंट सही है, सी रॉन्ग है, ओके। सी रॉन्ग है, तो यहाँ पर हमने देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब आप नॉर्मली अपने माइंड में ये सारे सोच लो, फिर यहाँ पर कि क्या ऑप्शन हो सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने पढ़ा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओनली गुड्स, ओके। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओनली गुड्स, ओके। तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है।
करंट अकाउंट क्या होता है, जहां पर गुड्स मीन्स विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ऑल इकोनॉमी ट्रांजेक्शन होता है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये एसेट इन नेचर होता है, इससे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए हो या शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, वेरी गुड, ऑल राइट। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये क्या होगा, ये करंट अकाउंट होगा। तो बी का फर्स्ट देखो कहाँ पर है, ये रहा, आ गया आंसर। लेकिन फिर हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बिल्कुल यही होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, ऑल इकोनॉमी ट्रांजेक्शन, बिल्कुल ये होगा। कैपिटल अकाउंट हमारा क्या होता है, कैपिटल ट्रांजेक्शन, चेंज इन फाइनेंशियल एसेट, आपकी एसेट में इन चेंज हो रहा है तो वो हमारे कैपिटल इन नेचर होता है, राइट। ओके, देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पर पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से मैम, कहाँ से, आप अबीपीडिया के वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करो और ये सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ो, आपके लिए बहुत हेल्प। चलो अब देखते हैं, व्हेन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन रिसिट्स, जब पेमेंट हम ज़्यादा कर रहे हैं, ओके, एज कंपेयर टू रिसिट्स, द बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा होगा, क्या वो सरप्लस होगा, वो डेफिसिट होगा, वो बैलेंस होगा, कैसा हमारा बीओपी होगा। तो देखो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस डेफिसिट होता है, ठीक है। ये देखो, पहले ये समझो आप यहाँ पर ना, देखिए 3 टर्म होते हैं जब हमारा, ओके ओके, ये देखो, जब एक्सपोर्ट हमारा ग्रेटर होता है इंपोर्ट से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस क्या बोलते हैं, सरप्लस इन बीओ। जब एक्सपोर्ट लेस होता है इंपोर्ट से तो हम डेफिसिट बोलते हैं, ओके, डेफिसिट इन बीओपी। जब इक्वल होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल होता है, तो इसको बैलेंस क्या बोलते हैं, बैलेंस एक और कंसेप्ट मैं यहाँ पर सिखाना चाहूँगी। देखो, अगर हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो और कैपिटल अकाउंट भी सरप्लस हो, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझ। तो बीओपी क्या होता है, सरप्लस होता है। इन केस ऑफ करंट डेफिसिट होता है और कैपिटल डेफिसिट होता है तो हमारा बीओपी भी डेफिसिट। करंट अकाउंट सरप्लस होता है प्लस कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होता है, ठीक है, तो हमारा बीओपी क्या होगा, सरप्लस। क्योंकि करंटली आप डेली खा पी रहे हो तो सही है ना, आप अगर घर नहीं बना रहे हो तो चलेगा, लेकिन डेली आपका पेट भरना चाहिए ना, तो यहाँ पर करंट अकाउंट सरप्लस है तो हमारा बीओपी सरप्लस होगा। इन केस ऑफ अगर करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट है तो बीओपी डेफिसिट होता है, चाहे आपका कैपिटल अकाउंट सरप्लस हो, नो मैटर, ओके स्टूडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 का होमवर्क है, आपको होमवर्क आपने आंसर देखना है क्या होगा। कंसेप्ट पढ़ लिया है और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है। एक और हम लेके आएंगे, आप यहाँ पर एक और टॉपिक लेके आएंगे, एक और लेक्चर लेके आएंगे, ताकि वहाँ पर और भी अंडरस्टैंडिंग हो पाए आपकी, राइट। चलो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप आप सभी को सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करना है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाया है और ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। अपनी तैयारी बेस्ट करके जाइएगा और बिल्कुल ही वर्ड्स के लिए अपने आप को तैयार करके जाएंगे, ओके। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।